नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, हम पंवार राजवंश की हमने स्थापना करा चुके थे। हम पंवार राजवंश में हम महिपति शाह तक पहुंच चुके थे। महिपति शाह के हमने अभियान देखे थे, महिपति शाह के सेनापति देखे थे। फिर महिपति शाह पे जो चीज़ें हमने थोड़ा रोटी सूची प्रथा बताई थी, लेकिन टाइम कम था तो इस कारण थोड़ा बहुत चर्चा नहीं कर पाया। तो मैं महिपति शाह की थोड़ा बहुत रोटी सूची प्रथा बता देता हूँ उस टाइम की। तो रोटी सूची प्रथा जो तो कि रोटी तो हमें पता है आटे की बनी होती है। सूची मतलब होता है शुद्ध। तो महिपति शाह जब सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करते थे, उस टाइम एक रिवाज था उत्तराखंड क्षेत्र में कि केवल चावल, जो ब्राह्मण कुल के हमारे लोग होते हैं सरोला ब्राह्मण, वो चावल बनाते थे, चावल ही को खाते थे, रोटियों को कोई नहीं खाता था। मतलब तो महिपति शाह यहाँ पे एक नियम लेके आते हैं कि रोटी सूची प्रथा, रोटी ही शुद्ध है, रोटी कोई भी खा सकता है। तो वहीं से ये प्रथा हम पे चलते आ रही है। आजकल हम अपने परिवेश में कनेक्ट करें इस बात को, तो हम पे एक चीज़ और जानकारी मिलती है कि कभी गाँव में जब शादी बारात हम देखते हैं तो शाम को औरतें या माँ बहनें हमारी जो होती है वो रोटियाँ बनाती है, शाम को सभी लोग इसे खाते हैं। जबकि जब अगले दिन जब भोज होता तो उसमें सरोला ब्राह्मण हमारा नियुक्त होता, सरोला ब्राह्मण ही खाना बनाता। उसे पंचायत में जब हम खाना खाते वही सरोला ब्राह्मण का कंसेप्ट हमें महिपति शाह के टाइम अजय पाल के टाइम पीरियड से हमें सरोला ब्राह्मण का कंसेप्ट दिखता है। वही रोटी सूची की प्रथा बात करूँ तो महिपति शाह के टाइम पीरियड से हमें रोटी सूची की प्रथा हम पे दिखती है। तो महिपति शाह जब 1635 में कोसी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनके बाद उनका पुत्र, टाइम उनका पुत्र था पृथ्वीपति शाह राजा बने। तो पृथ्वीपति शाह इस समय अवयस्क थे, छोटे आयु के थे। ये पृथ्वीपति शाह अवयस्क थे। तो इनकी माता जी का नाम था कर्णावती। तो कर्णावती इनकी संरक्षिका बनी। मेनली जो पृथ्वीपति शाह तो नाम का राजा था, जो मेनली शासन की बागडोर थी वो कर्णावती ने अपने हाथों में ले ली थी। फिर जब बात करूं कर्णावती की, तो कर्णावती के टाइम पीरियड में देखें हम, तो कर्णावती के टाइम पीरियड में जो हमें जानकारी हम पे मिलती है 1635 से 1640 के बीच कर्णावती शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं। उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह इस टाइम अवयस्क होता है, तो संरक्षिका के रूप में ये काम करती है। तो कर्णावती के टाइम पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट घटना हम पे घटती है, वो घटती है 1635 में। इस टाइम हम इनकी राजनीतिक स्थिति देखें तो सिगमौर राज्य में इस टाइम जो राजा था वो था मंधाता प्रकाश। मंधाता प्रकाश को महिपति शाह ने बहुत परेशान किया था, सतलुज नदी तक के युद्ध किए थे। इनके सेनापति इस क्षेत्र में लगातार आक्रमण करते रहते थे। मंधाता प्रकाश गढ़वाल से बहुत परेशान था। इस टाइम मंधाता प्रकाश भी देखता है कि महिपति शाह का पुत्र अवयस्क है, महारानी कर्णावती इनकी संरक्षिका है, बागडोर एक तो महिला के हाथ में है। इस चीज़ का फायदा उठाने की मंधाता प्रकाश सोचता है और मंधाता प्रकाश पहुंच जाता है इस टाइम दिल्ली में। इस टाइम था मुगल साम्राज्य और राजा था यहाँ दिल्ली का शाहजहां। तो दिल्ली में जो राजा था इस टाइम वो था शाहजहां भी मंधाता प्रकाश जब अपनी प्रार्थना लेके जाता है कि मंधाता प्रकाश शाहजहां से आग्रह करता है कि आप आइए, हम दोनों मिलकर गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करते हैं, खूब लूटेंगे, गढ़वाल राज्य को अपने अधीन करेंगे। भजला फुसला देता मंधाता प्रकाश शाहजहां को, तो शाहजहां भी उसकी बातों में आ जाता है। शाहजहां के टाइम पीरियड की बात करूं तो शाहजहां के टाइम पीरियड में यहाँ पे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा का फौजदार था नवाजत खां। तो ये नवाजत खां था, ये कांगड़ा का फौजदार था। शाहजहां के टाइम पीरियड में मुगल फौजदार था कांगड़ा का नवाजत खान और मंधाता प्रकाश की संयुक्त सेना कर्णावती पर हमला कर देती है, गढ़वाल राज्य पे हमला कर देती है। मेनली हमला पोंटा साहिब की साइड से होता है और देहरादून को ये लोग जीत लेते हैं। दून क्षेत्र को ये जीत लेते हैं। फिर इधर चंडीघाट नरेंद्र नगर वाला रीजन, इस क्षेत्र में भी एक धीरे धीरे घुसना शुरू हो जाते हैं। जब दोनों की संयुक्त सेना आई थी तो शुरुआती दौर में गढ़वाली सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में पिछड़ने लगे। धीरे धीरे गढ़वाली सेना पीछे हटने लगी। तो यहाँ पे कर्णावती जो होती, कर्णावती एक दिमाग का काम करती है और कर्णावती इनसे कर लेती भाई साहब समझौता। कर्णावती कर लेती है नवजात खान से समझौता था कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए वार्षिक कर देंगे और आप हमारे राज्य पे आक्रमण ना करो। कर्णावती का ये कहना था हम तुम्हें 10 लाख रुपए देते हैं, आप हमारे राज्य पे आक्रमण ना करिएगा। तो नवजात खान भी कहता है ठीक है, नवजात खान भी खुश होता है। नवजात खान कहता है कि दो, तो कर्णावती कहते हैं अभी हमें इकट्ठा करने के लिए 1 महीने का समय दो। अब 1 महीने का जब समय कर्णावती मांगती है तो नवाजत खान भी कहता है ठीक है, हम भी तब तक देहरादून वाले क्षेत्र में रह लेते हैं।
ठीक है, नवाजात खां भी देहरादून वाले क्षेत्र में रहता, अय्याशी करता है देहरादून के क्षेत्र में, मौज मस्ती में रहता है। तब तक कर्णावती इस 1 महीने का जो टाइम पीरियड था, इस 1 महीने के टाइम पीरियड में रानी कर्णावती गढ़वाल क्षेत्र में सेना को एकत्रित करती है, सेना का एकीकरण करती है। फिर जब सेना का एकीकरण कर लेती है, सारी सेनाओं को इकट्ठा करती है कर्णावती, फिर कर्णावती चली जाती है हम पे विंझर महादेव। दूधातोली वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्णावती देती है विंझर महादेव में पहले तो तपस्या करती है, फिर तपस्या करने के बाद विंझर महादेव से आशीर्वाद लेती है। इसी विंझर महादेव का जीर्णोद्धार, विंझर महादेव का जीर्णोद्धार किसने किया, तो रानी कर्णावती का नाम हम पे आता है। रानी कर्णावती पहले इसी विंझर महादेव में तपस्या करती है, आशीर्वाद लेती है, फिर जाके अब जब 1 महीने का टाइम पीरियड पूरा होता है, 1 माह का जब ये टाइम पीरियड नवाजत खान ने दिया था कि 10 लाख रुपए, जब नवाजत खान राजदूत भेजता है दरबार में कर्णावती के पास कि आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, आप मुगल राजकोष में 10 लाख रुपए का कर भेज दो, तो रानी कर्णावती भी कहती भाई साहब आप कौन, किस बात का हम आपको कर दें। तो नवाजात खान भी कहता आपने तो हमसे वादा किया था, आपने तो हमसे वादा किया था। तो रानी कर्णावती भी कहती भाई साहब वादा तो वादा होता है, वादा तो टूटने के लिए होता है, एक दिन तो इसने टूटना ही था और वो दिन आज ही है। तो कर्णावती यहाँ पे ये समझौता तोड़ देती है। अब भाई साहब नवाजात खान गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और ये गुस्से में जब आग बबूला होता, देहरादून वाले क्षेत्र में था ये, तो दून घाटी से ये आक्रमण करना शुरू कर देता है। दून घाटी से जब ये ऋषिकेश वाले नरेंद्र नगर वाले क्षेत्र में ऊपर बढ़ता है, इधर चंडी घाट से ऊपर बैठती है मुगल सेना, तो गढ़वाली सेना भी टॉप पे थी। गढ़वाली सेना इंतजार कर रही थी कब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। जब ये गुस्से में थे, गुस्से में किया गया कभी अच्छा नहीं होता। तो जब नवाजात खां की सेना पहले मैदानी क्षेत्रों से ऊपर चढ़ने हुई, धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ रही थे, तो गढ़वाली सेना ने भी पहले वेट किया, चढ़ने दिया सबको। जब बीच बीच में ये पहुंचे, तो गढ़वाली सेना ने ऊपर से पत्थर, लकड़ी, अनेक सामान छोड़ दिए। जब ये पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आए, तो मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। ऊपर से लगातार पत्थर आ रहे थे, मुगल सेना यहाँ पे अफरा तफरी में बिखर गई, कोई इधर कोई उधर, चारों तरफ मुगल सेना बिखर गई, कोई एकीकरण नहीं था। यहीं पे गढ़वाली सेना खेल जाती है। अब गढ़वाली सेना यहाँ पे छापामार और गुरेला, गढ़वाली सेना यहाँ पे छापामार और गुरेला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए मुगल सैनिकों को पकड़ती है, हाहाकार मचाती है। इतना गंदा मुगल सेना को पीटती है गढ़वाली सेना कि मुगल सैनिक भागना शुरू हो जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल था इस क्षेत्र में, पहाड़ों में। एक तो मुगल सेना मैदानों में लड़ी थी, आज तक पहली बार पहाड़ों में पड़ी थी। फंस जाती मुगल सेना चारों ओर से, इसी में इनके कुछ सैनिक फंस जाते हैं, आधा से ज़्यादा सैनिक भाग जाते हैं, कुछ सैनिक फंस जाते हैं जिन्हें गढ़वाली सेना बंधक बना लेती है, बाद में रानी कर्णावती के पास ले जाती है। तो रानी कर्णावती एक तो महिपति शाह की बीबी, महिपति शाह को कहते ही मुगल कालीन लेखक अक्खड़ राजा था, अक्खड़ मतलब अपनी अकड़ में रहता था, तो उनकी पत्नी थी महारानी कर्णावती। कर्णावती भी तो भाई साहब महिपति शाह की बीबी थी, कोई भरतों की बारी तो थी नहीं। तो कर्णावती भी साफ साफ जो ये सैनिक थे इनके नाक काटने के आदेश कर्णावती दे देती है। इसी कारण कर्णावती को नाक कट्टी रानी का उपनाम से भी हम जिसे जानेंगे वो बनेगी हम पे कर्णावती। तो कर्णावती की ये थी स्टोरी। फिर आगे बढ़ते हैं हम कर्णावती पे। तो एक बुक आती है हम पे, द मुगल अंपायर, फ्रांसिस बर्नियर की ये बुक है। द मुगल अंपायर फ्रांसिस बर्नियर की बुक है। इसी बुक में रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के रूप में उल्लेख किया गया है। तो फ्रांसिस बर्नियर की बुक आती इन द मुगल अंपायर। मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी ये बुक हम पे देती है। उसी टाइम ये दिखाता कि मुगल साम्राज्य ने जिस प्रकार गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण किया था, तो उनके सैनिकों के नाक काट दिए गए थे। इसी कारण रानी कर्णावती को फ्रांसिस बर्नियर नाक कट्टी रानी का उल्लेख करते हैं इन द मुगल एम्पायर बुक में। फिर एक बुक और मिलती है हम पे, वो बुक थी मासिर उल उमरा, शमसुद्दौला शहनवाज खान की थी। ये बुक मिलती है, मेनली मुगल काल से संबंधित है, मासिर उल उमरा। इसी में शाहजहां की पराजय,
शाहजहां का पराजय गढ़वाल क्षेत्र में जो आक्रमण था, इसकी पराजय का उल्लेख जो स्पष्ट रूप से हम पे मिलता है वो मिलता है मासीर उल उमरा शहनवाज खां की ये बुक मिलती है। शमशुदौला शहनवाज खां की ये बुक मिलती है। इस बुक में बताया गया कि जब भागते भागते मुगल सैनिक, मुगल ये सूबेदार इनका जो था कांगड़ा का नवाजत खान आगरा दरबार में पहुंचता है। आगरा दरबार में इतनी बेइज्जती ये लोग करते हैं कि इतने से छोटे गढ़वाल राज्य से तुम हार गए, तो यहाँ पे ये आगरा में बाद में आगरा में आत्महत्या कर लेता है नवाजत खां। तो नवाजत खां का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम पे पहला मुगल आक्रमण भी गढ़वाल क्षेत्र पे यही था नवाजत खां के नेतृत्व में, जिसमें इनमें शाहजहां की हार होती है। हार का जो स्पष्ट उल्लेख करता है वो करते हैं पे मासीर उल उमरा बुक मिलती है शमशुदौला शहनवाज खान की। फिर कर्णावती जब इस देहरादून क्षेत्र को विजय करती है, जब यहाँ से मुगल सेना को हटा देती है, सिगमौर के राजा को भी यहाँ से भगा देती है, तो इस टाइम का देहरादून में तो कर्णावती इस देहरादून क्षेत्र में एक काम करती है। इस क्षेत्र की जो राजधानी थी, इस क्षेत्र की राजधानी जो स्थानीय क्षेत्र था, इस क्षेत्र की राजधानी नवादा बनाती है। तो देहरादून क्षेत्र की राजधानी नवादा किसने बनाई, तो आंसर हम पे मिलता है रानी कर्णावती। कर्णावती ने देहरादून क्षेत्र की राजधानी नवादा में स्थापित की थी, नवादा। तो फिर ठीक है, जब देहरादून क्षेत्र में आई तो रानी कर्णावती इस देहरादून क्षेत्र में अपने नाम पे एक शहर करनपुर शहर की स्थापना अपने नाम के अनुरूप करती है। इससे पहले हम मानसा को देख चुके थे। मानसा भी मानपुर शहर बसा था श्रीनगर के करीब। फिर कर्णावती करनपुर शहर देहरादून में, फिर पृथ्वीपति शाह आएगा तो वो भी आने वाले टाइम में देहरादून में पृथ्वीपति शहर बसाएगा। फिर फतेह शाह फतेहपुर शहर बसाता है। इस नाम पे ये शहर चलते रहते हैं नरेंद्र नगर तक, लास्ट में ये टाइम पीरियड चलता है। तो देखिए कर्णावती करनपुर में अपने नाम के अनुरूप एक शहर बसाती है, करनपुर शहर। इसी करनपुर शहर में सिंचाई और पीने के लिए पानी की सुविधा के लिए कर्णावती यहाँ पे राजपुर नहर, जब आप कोई शहर बसाते हो तो शहर में मेनली इस देहरादून क्षेत्र में पानी की कमी है, पानी की कमी और सिंचाई के लिए भूमि कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है देहरादून दून घाटी। तो इस क्षेत्र में जब करनपुर शहर की स्थापना कर्णावती कराती है, तो इस क्षेत्र का विकास करने के लिए कर्णावती मेनली यहाँ पे राजपुर नहर, एक तो पीने का पानी इस नहर से मिलता था, दूसरा सिंचाई व्यवस्था करनपुर में होती थी। तो कर्णावती ने इन कामों को देहरादून क्षेत्र में किया। अब कर्णावती के बारे में जो इम्पोर्टेंट मिलता है वो मिलता है हाटग्राम ताम्रपत्र। 1640 में ये हाटग्राम ताम्रपत्र दिया गया था। हाटग्राम ताम्रपत्र ये श्रीनगर के पास एक हाट गांव पड़ता है, हाटग्राम में ये ताम्रपत्र दान किया था। इस ताम्रपत्र में जो साक्षी थे, हम ताम्रपत्र के साक्षी थे माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी का उल्लेख इस ताम्रपत्र में मिलता है। उनकी पत्नी, इनकी पुत्रवधू मथुरा बोरानी का भी उल्लेख मिलता है। कर्णावती ने ये ताम्रपत्र जारी किया था, ये जानकारी मिलती है। और इसी ताम्रपत्र में गढ़वाल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। तो जो स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलेगा गढ़वाल का, वो हाटग्राम ताम्रपत्र पे हम पे मिलता है। तो ये थी कर्णावती की कहानी हम पे। तो 1640 तक पृथ्वीपति शाह वयस्क हो जाते हैं। अब तो 1640 में कर्णावती शासन की बागडोर अब दे देती है अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह। तो बात करते हैं हम पंवार राजवंश के 47वें राजा हम पे हुए पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीपति शाह का जो मेनली टाइम पीरियड हम पे आता है वो आता है 1634 से 1664 के मध्य। पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड आता है मेनली इनके 1635 से 1640 तक। कर्णावती का शासन हम पे मिलता है। कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, इसलिए पृथ्वीपति का शासन ये आता है। फिर बात करूँ इसके टाइम पीरियड पे राजनीतिक स्थितियां, तो पृथ्वीपति शाह के टाइम राजनीतिक स्थितियों पे बात करूं तो इस टाइम सिगमौर वाले रीजन पे मंधाता प्रकाश सिगमौर का राजा इस टाइम मंधाता प्रकाश था। तो दिल्ली में देखूं तो दिल्ली में मुगल काल में बात करूं तो दिल्ली में इस टाइम शाहजहां का टाइम पीरियड हम पे दिल्ली में इस टाइम मिलता है। फिर चंदों में करूं तो बाजचंद के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। बहादुर की उपाधि शाहजहां ने ही इन्हें दी थी। तो ये थी इनकी पॉलिटिकल इमेज उस टाइम की क्या क्या रही थी। फिर बात करूं तो
1640 में इनका राज्याभिषेक होता है। पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब होता है? तो क्वेश्चन बनता हम पे कभी भी तो 1640 एग्जैक्ट सन हम पे जो मिलता है पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक का, तो 1640 मिलता है। फिर आते हैं पृथ्वीपति शाह के बारे में। अगला एक बात मैं बता रहा था, 1635 में जब सिगमौर का राजा मंदाता प्रकाश था, मंदाता प्रकाश शाहजहां की मदद से गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है। रानी कर्णावती उस टाइम यहाँ पे संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की, तो इस चीज़ की टीस पृथ्वीपति शाह को पहले से रहती है कि जब मेरी माँ जब एक औरत संरक्षिका थी तो उस टाइम तुमने आक्रमण किया था। इसी कारण पृथ्वीपति शाह जब 1640 में राजगद्दी पर बैठता है तो पहला आक्रमण जो होता है वो गुस्से में, एक तो गुस्से की तरफ था, दूसरा था वो सिगमौर अपने पश्चिम में, क्योंकि इसने ही उकसाया था। तो सबसे पहला अभियान भी मंदाता प्रकाश के खिलाफ पृथ्वीपति शाह करता है। तो पहले पृथ्वीपति शाह देहरादून वाले ये जौनसार वाला रीजन जीतता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। 1650 में जो पर्टिकुलर सन हम पे आता है 1650 में पृथ्वीपति शाह जौनसार को जीतते हुए आगे सिगमौर के एक क्षेत्र पड़ता है हटकोली वाला एक क्षेत्र पड़ता है, हटकोली वाला क्षेत्र जीत लेता है। तो अब क्या होता है भाई साहब, मंदाता प्रकाश भी समर्पण करता है, संधि के लिए बात करता है, संधि के लिए बातें आगे बढ़ती है और यहीं पे इनकी संधि हो जाती है 1650 ईस्वी में। तो इस संधि में जो बात सामने आती है हम पे, मेनली एक बात सामने आती है कि हटकोली क्षेत्र, ये हटकोली वाला क्षेत्र था, ये गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और सिगमौर की सीमा माना जाता है इसे। गढ़वाल और सिगमौर की सीमा जो 1650 में पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड में निर्धारित की गई थी वो हटकोली में थी। इसी कारण इस संधि को हटकोली की संधि भी कहते हैं। याद रखिएगा, हटकोली क्षेत्र को सीमा माना था, इसी कारण इस क्षेत्र को हटकोली की संधि कब हुई थी, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना तो हमारा आंसर होगा 1650 में पृथ्वीपति शाह और सिगमौर के राजा मंदाता प्रकाश के मध्य ये संधि हुई थी, हटकोली की संधि। तो ये तो पृथ्वीपति शाह के बारे में, उनका पश्चिम अभियान ये हम देख रहे थे। अब आते हैं पृथ्वीपति शाह, एक आक्रमण हुआ था कर्णावती के टाइम पे मुगल दरबार से नवाजत खां का, तो शाहजहां की हार इस आक्रमण में हुई थी। शाहजहां भी आग बबूला था, मौका ढूंढ रहा था, मौका दूसरा मिला शाहजहां को 1655 में। 1655 में शाहजहां को मौका मिला। सॉरी, एक बात और कर लेता हूँ मैं, हटकोली की संधि में जब इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी थी पृथ्वीपति शाह ने, तो पृथ्वीपति शाह इसी क्षेत्र में राजगढ़ी, ये राजगढ़ी वर्तमान नाम है, राजगढ़ी जो वर्तमान नाम मिलता हम पे बड़कोट को पहले राजगढ़ी कहते थे। राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी पृथ्वीपति शाह स्थापित करता है। इसी कारण यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहती है, सिगमौर से आक्रमण नहीं होते, तो दूसरी राजधानी इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए यहाँ पे करता है। फिर देहरादून वाले रीजन में अपने नाम के अनुरूप पृथ्वीपति शाह पृथ्वीपुर की स्थापना करता है। पृथ्वीपुर शहर, देहरादून में पृथ्वीपुर शहर की स्थापना करता है। कभी हम पे क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा देहरादून का प्राचीन नाम जो मिलता है वो पृथ्वीपुर मिलता है। पृथ्वीपुर शहर की स्थापना पृथ्वीपति शाह ने अपने नाम के अनुरूप देहरादून में की थी। फिर अगली बात जो हम पे आते हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड में तो दूसरा मुगल आक्रमण भी गढ़वाल क्षेत्र पे हो जाता है। खलीलुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में 1655 में दूसरी बार मुगल आक्रमण गढ़वाल क्षेत्र पे होता है, मेनली देहरादून वाले क्षेत्र पे होता है। इधर से मंदाता प्रकाश इनकी हेल्प करता है, तो ये देहरादून वाले क्षेत्र को जीत लेते हैं, इस क्षेत्र में लूटपाट करते हैं। इसमें गढ़वाल की सेना की हार होती है, ये भी चलता रहता है, यहाँ लूटपाट चलती रहती है देहरादून वाले रीजन में। तब तक एक इम्पॉर्टेंट घटना थी हम पे, वो होती है औरंगजेब शाहजहां को अपदस्थ कर लेता है और बंदी बना लेता है और स्वयं को सम्राट घोषित कर देता है। तो मुगल सम्राट 1658 में औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना के स्वयं को मुगल सम्राट घोषित कर देता है। अब साहब दिल्ली दरबार में हो जाता है उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू।
उत्तराधिकार का युद्ध मेनली शाहजहाँ के 4 पुत्रों के मध्य हुआ था। जो युद्ध में जो स्पष्ट उल्लेख जिन पे हमें ज़्यादा चर्चा करनी है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य घमबाट देवराय युद्ध होते होते लास्ट में दारा शिकोह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। उन्हीं का पुत्र हम पे मिलता है सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह जो नाम मिलता है सुलेमान शिकोह, औरंगजेब से किसी तरह जान बचा के भागता हुआ पहुंच जाता है गढ़वाल राज्य में। तो गढ़वाल राज्य में सुलेमान शिकोह को शरण देने वाला जो राजा था वो पृथ्वीपति शाह था। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को गढ़वाल में शरण दी थी। गढ़वाल में शरण क्या दी कि सामने सामना औरंगजेब से युद्ध के लिए तैयार थे पृथ्वीपति शाह। उस टाइम मुग़ल काल अपने शक्तिशाली दौर से था, तब भी पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पे सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। एक बुक हम पे मिलती है ट्रैवल इन इंडिया। ट्रैवल इन इंडिया बुक मेनली जो राइटर मिलेंगे इसके ट्रेवेनियर इसमें बात करता है कि पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब के सामने सर ना झुकाया बल्कि युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार था। पृथ्वीपति शाह की इस वीरता का उल्लेख ट्रेवेनियर करता अपनी बुक ट्रैवल इन इंडिया में। तो ये जानकारी थी। फिर देखिए जब सुलेमान शिकोह 1658 में गढ़वाल में शरण लेते हैं तो ये अपने साथ 2 चित्रकारों में जो नाम आता है हरिदास और श्यामदास। मुग़ल दरबार से 2 चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल में आते हैं। ये थे हरिदास और श्यामदास, मेनली यहीं बस जाते हैं। यहीं से गढ़वाल चित्रकला का उत्थान यहीं से शुरू हो जाता है। बात में देखें तो उत्कर्ष पे मौला राम के टाइम पीरियड में गढ़वाल चित्रकला पहुंचती है। चित्रकला एक टॉपिक अलग से हम पे है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो बाद में किसी वीडियो में चित्रकला पे डिस्ट्रिक्ट चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसी सुलेमान शिकोह का जो उपनाम हम पे मिलता है अभागा शहजादा। अभागा शहजादा के नाम से किस युगराज को जाना जाता है तो वो सुलेमान शिकोह था। इनका उपनाम अभागा शहजादा मिलता है। पहले तो पृथ्वीपति शाह इन्हें शरण देते हैं, इन्हें सुरक्षित रहते हैं कुछ टाइम पीरियड में। फिर पृथ्वीपति जब सुलेमान शिकोह को भी आशंका बाद में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, कहीं गढ़वाल का राजा मुग़ल औरंगजेब से न मिल जाए और मेरी हत्या न कर दे, ये आकांक्षाएँ उसे सुलेमान शिकोह को होती रहती है। इसी कारण एक रात सुलेमान शिकोह श्रीनगर दरबार से रातों रात भाग जाता है। भागते भागते ये जा रहा था नेपाल की ओर। बीच में इसे एक गढ़वाली फौजदार पकड़ लेता है तो यहीं पे सुलेमान शिकोह के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पकड़ता है क्या कि किस्मत इतनी ख़राब थी सुलेमान शिकोह की। सुलेमान शिकोह को ये ले जाता है मेदिनी शाह के पास। मेदिनी शाह पृथ्वीपति शाह का लड़का था, तो मेदिनी शाह के पास ये इन्हें ले जाता है। मेदिनी शाह पहले से ही साठ गांठ किए थे औरंगजेब से, तो मेदिनी शाह जय सिंह की मदद से सुलेमान शिकोह को आगरा दरबार में पेश करते हैं। 1660 के का करीब आगरा दरबार में ये पेश करते हैं। बाद में औरंगजेब कुछ टाइम पीरियड बाद सुलेमान शिकोह की हत्या कर देता है और तो यहीं पे सुलेमान शिकोह का कंसेप्ट हम पे ख़त्म हो जाता है। जब ये बात पृथ्वीपति शाह को पता लगती है कि घर लंका का भेदी घर ही में है, मतलब विभीषण तो उनके घर में है, वो था मेदिनी शाह। तो पृथ्वीपति शाह क्रुद्ध होके सबसे पहले मेदिनी शाह को देश निकाला देते हैं। अपने देश निकाला मेदिनी शाह को दे देते हैं। इतना क्रुद्ध थे मेदिनी शाह पे, शायद मेदिनी शाह आते तो पृथ्वीपति शाह उसका वध भी कर देते। इसीलिए पृथ्वीपति शाह को पराक्रमी शासक भी कहते हैं हम। और जो मेदिनी शाह के उपनाम हम पे मिलते हैं, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र की संज्ञा किसे देते हैं तो मेदिनी शाह को। मेदिनी शाह ही गढ़वाल क्षेत्र से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मुग़ल दरबार में मनसब का पद दिया गया था।
क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल क्षेत्र से एकमात्र व्यक्ति जिसे मुगल दरबार में मनसब का पद दिया गया था, तो वो आंसर हम पे आता है मेदिनी शाह। बाद में 1662 में औरंगजेब एक पत्र के माध्यम से पृथ्वीपति शाह को सूचित करता है कि मेदिनी शाह की मृत्यु आगरा दरबार में हो गई। यहीं पे मेदिनी शाह का कंसेप्ट ख़त्म होता है हम पे। फिर 1664 में शाहजहाँ कह रहे हैं पृथ्वीपति शाह भी राजगद्दी त्याग देता है और अपने जगह अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करता है वो करता है फतेह शाह को। 1664 में फतेह शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और 1667 में के आसपास लगभग पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। तो फतेह शाह पे पढ़ना हमारा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फतेह शाह के टाइम पीरियड ही को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल क्या होता है? स्वर्णकाल पे बात करूँ मेनली तो स्वर्णकाल जहाँ जिस टाइम पीरियड में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास चरमोत्कर्ष पे होता है, उस टाइम पीरियड को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऐसे ही गढ़वाल में था। गढ़वाल में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास शाहजहाँ के टाइम पीरियड में चरमोत्कर्ष पे था। इनके दरबार में लेखक अत्यधिक थे। इनके टाइम पीरियड में साम्राज्य का विस्तार भी अत्यधिक हुआ। तो चलिए मेनली फतेह शाह पे चर्चा करते हैं। फतेह शाह का जो टाइम पीरियड हम पे मिलता है वो मिलता है 1664 से 1716 के मध्य। इनका टाइम पीरियड हम पे मिलता है। मेनली फतेह शाह अवयस्क अवस्था में थे, मेदिनी शाह के पुत्र थे तो अवयस्क अवस्था में थे। तो इनकी संरक्षिका भी इस टाइम हम पे मिलती है, रानी कटौची मेनली हिमाचल प्रदेश के थी। तो इनकी माता थी कटौची। जब ये अवयस्क थे तो इन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। फतेह शाह के टाइम पीरियड में ये मिलती है। फिर फतेह शाह के टाइम पीरियड पर और बात करेंगे तो इनके दरबार में लेखकों की कमी नहीं थी। इनके दरबार में बहुत सारे लेखक थे। इनमें मतीराम था, रतन कवि था, मेधाकर शास्त्री कह रहे हो, रामचंद्र कंडियाल थे। फिर बात करेंगे इनके टाइम पीरियड में एक कवि था इनका दरबारी कवि रतन कवि की जो बुक मिलती है हम पे फतेह प्रकाश। एक बात और बता दूं, आयोग का बुकों के प्रति कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। उत्तराखंड में जो भी अधीनस्थ चयन आयोग का जो भी पेपर होता है मेनली उत्तराखंड के 2 राइटर तो हम पे पूछे जाते हैं। तो 2 बुकें आने की संभावना हर पेपर में रहती है, इसलिए बुकों का कंसेप्ट आयोग का बढ़िया है। आप भी बुकों की एक बढ़िया पैटर्न बनाइए, बुकों के एक नोट्स बनाइए, तो आपके लिए आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा काम आएगा। तो चलते हैं फतेह शाह का जो दरबारी कवि था रतन कवि की जो बुक मिलती है हम पे, वो बुक मिलती है फतेह प्रकाश। इसी फतेह प्रकाश में फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक भगवा की बात जो करते हैं हम, इसी फतेह प्रकाश में हिंदुओं की रक्षक जो दर्शाया गया है वो फतेह शाह को दर्शाया गया है। यहाँ तक कि फतेह शाह की तुलना शील सागर से की गई है। फतेह प्रकाश बुक में फतेह शाह की तुलना शील सागर से की गई है। इससे भी ज़्यादा जो बात हम पे इम्पोर्टेंट आती है, रतन कवि तो फतेह शाह के बारे में फतेह प्रकाश में यहाँ तक कह देता है कि गढ़वाल क्षेत्र में इस टाइम शांति व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पे थी। गढ़वाल के लोग इस टाइम दरवाजे पे ताला तक नहीं लगाते थे। तो मान सकते हैं कि फतेह शाह के टाइम पीरियड में कितनी शांति गढ़वाल क्षेत्र में रही होगी, जब लोग दरवाजे पे ताला तक नहीं लगा पा रहे, अपनी संपत्ति के प्रति इतने आशांतित हैं। तो ये थे। और राइटर देखें तो इनके दरबार में और भी राइटर हम पे मिलते हैं। मेनली बात करूं तो फतेह शाह कर्ण जटाशंकर मिश्र एक नाम मिलता है हम पे, जटाशंकर मिश्र की जो बुक मिलती है हम पे फतेह शाह कर्ण बुक किसकी है तो जटाशंकर मिश्र की आएगी। फिर एक बुक और आती है, फतेह शाह के दरबारी कवि थे ये भी, वित्त कौमुदी या छंदसार पिंगल मतीराम की ये बुक मिलती है। मेनली मतीराम इस बुक को मंगत राम को समर्पित करते हैं।
मतीराम की बुक जो मिलती है हम पे वो मिलती है वित्त कौमुदी या छंदसार पिंगल। छंदसार पिंगल किसके नाम समर्पित है? तो मतीराम इस बुक को मंगत राम, मौला राम के पापा है मंगत राम को समर्पित करते हैं इस बुक को। छंद वित्त कौमुदी या छंदसार पिंगल मतीराम की एक बुक है, मंगत राम को ये समर्पित है। फिर एक बुक और आती है वित्त विचार सुखदेव मिश्र की है। इसी बुक में फतेह शाह की वीरता का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक भी हमें जानकारी मिलती है कि फतेह शाह की वीरता की कहानियाँ सुन के मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र वाले रीजन में मराठा साम्राज्य था, इस टाइम फतेह शाह की वीरता सुन के नीलकंठ शास्त्री और कवि भूषण और नीलकंठ शास्त्री फतेह शाह की वीरता सुन के गढ़वाल की यात्रा पे आए थे। फतेह शाह इतना शक्तिशाली राजा था उस टाइम, मराठा साम्राज्य में भी इसकी जानकारी हम पे मिलती है। वहीं से ये लोग इसकी कहानियाँ सुन के गढ़वाल पे आए थे। फिर एक और बुक आती है फतेह शाह यशोवर्णम, रामचंद्र कंडियाल जी की ये बुक है, फतेह शाह यशोवर्णम रामचंद्र जी की ये बुक है। थोड़ा बुकों के प्रति थोड़ा आप भी स्टिक रहिए, बुकों को रटते रहिए। फिर आगे आते हैं फतेह शाह के बारे में बात करूं तो फतेह शाह के टाइम पीरियड में फतेह शाह के 5 मामा थे। इन मामा को पंच भाई कठैत, फतेह शाह के 5 मामा थे, पंच भाई कठैत। मामा भी क्या थे, ये शकुनी से कम नहीं थे। इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पे 5 भाई कठैतों का जो कार्यकाल मिलता है गढ़वाल क्षेत्र पे, बहुत गंदा कार्यकाल मिलता है। कठैतों का जो इतिहास रहा है गढ़वाल में उतना अच्छा हम पे मिलता नहीं। ये महारानी कटौची के भाई थे, तो फतेह शाह के मामा लोग ये थे। इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में जब चाहा जिसे चाहा उसे लूट लिया, जिसे चाहा उसकी हत्या कर ली, जो कभी स्त्री दिख जाती थी उसका ये अपहरण कर लेते थे। इस टाइम इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में इतना आतंक का माहौल बनाया कि इसीलिए जो रानी कटौची का टाइम पीरियड आता है हम पे ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल के नाम से भी हम जानते हैं। फिर इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में 2 कर, कठैत बंधुओं ने जो कर लगाए थे, एक तो लगाया था चुल्ल कर का जो उल्लेख हम पे मिलेगा, चुल्ल से हम लगाते हैं कि चूल्हा। एक परिवार में जितने चूल्हे जलते थे इन चूल्हों पे भी इन्होंने कर लगा दिया था। ये भी एक कर था चुल्ल कर किसका था? फतेह शाह के टाइम पीरियड में कठैत बंधुओं द्वारा लगाया गया था। दूसरा जो मिलता है शूंदी सुपाकर भी कठैत बंधुओं द्वारा गढ़वाल की प्रजा पे लगाया गया। गढ़वाल क्षेत्र में इस टाइम भयंकर अशांति का माहौल कठैत बंधुओं ने पैदा कर दिया। ये बात पुरिया नैथानी के कानों तक पहुंचती है। अब देखिए पुरिया नैथानी गढ़वाल का चाणक्य की संज्ञा हम पुरिया नैथानी को देते हैं। पुरिया नैथानी भी आते हैं श्रीनगर दरबार में, तो सबसे पहले काम शांति व्यवस्था गढ़वाल में बनाने के लिए पुरिया नैथानी श्रीनगर के पास एक जगह पड़ती है, यहाँ पे पंच भाई खाल श्रीनगर के पास ही ये एक जगह है पंच भाई खाल। इसी पंच भाई खाल में पुरिया नैथानी इनकी हत्या कर देता है और गढ़वाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाता है। इसी कारण पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। गढ़वाल का नाना फडणवीस की संज्ञा भी पुरिया नैथानी को दी जाती है। फिर पुरिया नैथानी के बारे में जो अगला कंसेप्ट हम पे मिलता है वो मिलता है पुरिया नैथानी साहब 1679 में आगरा दरबार में इस टाइम औरंगजेब था। औरंगजेब पुनः जजिया कर लागू कर देता है। जब 1679 में पुनः जजिया कर लागू होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड में, तो औरंगजेब पहले तो चंद राजवंश में इसमें बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद भी जजिया कर को वसूलता है। फिर औरंगजेब आदेश देता है फतेह शाह को कि आप भी अपने राज्य में जजिया कर वसूले, तो फतेह शाह नहीं मानता है। फतेह शाह इस जजिया कर से बात करने के लिए पुरिया नैथानी जो नाम मिलता है हम पे, पुरिया नैथानी को फतेह शाह आगरा दरबार भेजता है जजिया कर के बारे में बात करने के लिए। एक तो पुरिया नैथानी ऊपर से पंडित आदमी, वाकपटुता तो इनकी भगवान जाने इतनी खतरनाक थी। आगरा दरबार में जाते हैं, औरंगजेब को भी इम्प्रेस करके आते हैं और गढ़वाल क्षेत्र में जजिया मुक्त करके आते हैं। तो इसी कारण पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। इनकी चाणक्य नीति यहाँ भी चली और गढ़वाल क्षेत्र जजिया मुक्त रहा, जबकि कुमाऊं में बाज बहादुर चंद ने जजिया कर लिया था। फिर आते हैं फतेह शाह का सिगमौर अभियान हम देखते हैं। तो फतेह शाह ने जब राज्य विस्तार किया तो
1685 में सिगमौर पे आक्रमण करते हैं और सिगमौर का इस टाइम राजा हम पे जो मिलता है रुद्र प्रकाश को फतेह शाह हराते हैं। फिर इनके राज्य से ये चंदा कह रहा मैं कर वसूलना शुरू कर देते हैं। 3,000 रुपये वार्षिक करद अपना बनाते हैं गढ़वाल राज्य का रुद्र प्रकाश को। फिर देखिए एक बुक, ये सहारनपुर क्षेत्र पे भी आक्रमण करते हैं फतेह शाह। सहारनपुर वाले क्षेत्र पे भी फतेह शाह का आक्रमण होता है। इसी सहारनपुर में फतेह शाह एक शहर बसाते हैं फतेहपुर। जब इस क्षेत्र को जीतते हैं तो यहाँ अपने नाम के अनुरूप एक शहर बसाते हैं फतेहपुर। इसकी जानकारी जो हमें देता कि फतेह शाह ने सहारनपुर वाले क्षेत्र में फतेहपुर नामक शहर की स्थापना की थी। तो एक बुक आती है मेमोयर्स ऑफ दून। मेमोयर्स ऑफ दून जो मिलेगी G.R.G. विलियम्स की एक बुक मिलती है। इसी बुक में फतेह शाह के सहारनपुर पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। यहीं पे फतेह शाह का फतेहपुर शहर की स्थापना भी दर्शाया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बात और आप लोगों के लिए, आप इधर धर्मपुर नेहरू कॉलोनी वाले क्षेत्र में जो लोग भी रहते हैं, हमारी एक लाइब्रेरी है ओरिजिन लाइब्रेरी। अगर आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। शायद मैं भी वहीं पे बैठा रहता हूँ। अगर कभी आपको डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप सक्षम एकेडमी के छात्र हैं तो आपके लिए छूट की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और दूसरी बात, और वीडियो में चयनित सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।